बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक इंटरव्यू मैंने अभी जब रिकॉर्ड करने से पहले तकरीबन 2 घंटे 20-25 मिनट देख लिया, थोड़ा ही उसका टाइम रह गया। उस इंटरव्यू में तफसीली बात तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं करूँगा, अभी तो पहले नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सहाफ़त किसी इदारे से नहीं सीखी। हमने बात करने का अंदाज़ किसी बड़े टीवी चैनल, अखबार से नहीं सीखा। क्योंकि उस एक कई कंक्लूजन निकालने मैंने उस इंटरव्यू के, जो एक कंक्लूजन मैंने निकाला है कि एक जो बेसिक इंसान की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त होती है वो लोग भूल चुके हैं। चाहे वो हमारे सियासतदान हों, हमारे मजहबी पेशवा हों, हमारे एंकर्स हों, हमारे रेडी वाले हों, हमारे दुकानदार हों, हम एक दूसरे से लड़ने को आते हैं। हमारा मकसद एक दूसरे से मिलने का, बात करने का होता है कि अगले को गलत या सही साबित करूं, एंड वाइस वर्सा, दोनों साइड पे यही चल रहा होता है। ईऑन पे हमारी ये अटैम्प्ट नहीं होती। ईऑन पे हमारी अटैम्प्ट होती है कि जो भी हो, जो भी बंदा हमारी पॉडकास्ट पे आए, जिस भी हम टॉपिक पे बात करें, उस पे हम बात करें एज समवन जो पाकिस्तान का शहरी है, यहाँ पे रहता है। मिसाल के तौर पे हमारी पॉडकास्ट के ऊपर कई ऐसे लोग आए हैं जो कम्प्लीटली इंटरनेट के पर्सपेक्टिव में अननोन है, आप नहीं जानते। तो हमारा रवैया गुफ्तगू करते हुए उनके साथ और एक नोन पर्सनैलिटी के साथ सेम होता है। उसका बुनियादी मकसद क्या है कि हम पूरी दुनिया के लोगों को इंसान मानते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए मेजॉरिटी लोग क्योंकि मुसलमान हैं तो वो हमारे लिए उनसे भी बेहतर होते हैं। तो उनके जो भी ज़ाती इखलाकियात हों, खुद हम अपने नहीं बदलते। ये हमारे वालिदैन की तरबियत, हमारा ऑफिस का कल्चर, इनफैक्ट इस काम से पहले जो हमारा कारोबार था उसमें भी यही कल्चर था कि चाहे आप किसी अमीर आदमी से मिलें, गरीब आदमी से मिलें, दफ्तर के मालिक से मिलें, दफ्तर के पीएन से मिलें, सिक्योरिटी गार्ड से मिलें, तो आपके इखलाकियात, आपकी गुफ्तगू सेम रहने चाहिए। ये एक बुनियादी असूल है जो मुझे लगता था कि हर मुसलमान के अंदर, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इस्लाम ने अमीर गरीब का फ़र्क, कबायली लीडर और कबाइल के मेंबर का फ़र्क, मर्द और औरत का फ़र्क इन रिगार्ड टू रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया था। ये सब बराबर हो चुका था, लेकिन ये पैगाम पहुंच नहीं सका। आज भी हमारा मुल्क दौलत की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे, गाड़ी की बुनियाद पे, कपड़े की बुनियाद पे, सियासी जमात की बुनियाद पे, रिलीजियस सेक्ट की बुनियाद में तफरीक करता है, और ये एक हार्श रियलिटी है। वो ये बातें आपसे मैं इसलिए करूँगा, जब मैं वो इंटरव्यू देख रहा तो उसमें कई बड़े अच्छे सवाल थे, कई बड़े अच्छे जवाबात थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी कि वो जो एक बेस इखलाकियात होती है वो ख़त्म हो चुकी थी। और हमारे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर जब एंकर्स गुफ्तगू करते हैं और सियासतदानों के साथ, सियासतदान एंकरों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो मुझे वही एक गालम गलोच का कल्चर नज़र आता है जो शायद एक गली में खोखे पे खड़े लड़कों का होता है आपस में। हम कभी उस उम्र से ग्रेजुएट ही नहीं किए। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, इदारों की एजुकेशन ने इसको अफेक्ट नहीं किया। और मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा फील होता है कि अगर सहाफ़त के अंदर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं मुआशरे के अंदर सवाल जवाब करने के लिए, उनका ये लेवल है, तो बाकी इदारों में फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। चाहे वो सरकारी इदारे हों, सियासी इदारे हों, अस्करी इदारे हों, वहाँ पे तो इस तरह की एजुकेशन और ग्रूमिंग होती ही नहीं है। ज़ाहिर है अगर आप सहाफ़त करते हैं या एक सहाफ़ी इदारे में काम करते हैं तो वहाँ तो पढ़ने का निज़ाम बहुत बड़ा होता है। जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे दफ्तर के अंदर हमारे पास कुछ रिसर्चर्स हैं, लेकिन जो हमारा कैमरा क्रू है, जो हमारे एडिटर्स हैं, वो इतनी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं कि वो भी रिलेटिवली वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं। ज़ाहिर है पूरे इदारे का एक आइडिया हो जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे प्रॉपर्टी के काम में जो हमारे दफ्तर का पीएन होता था ना, उसको भी रेट पता होता था सोसाइटी में क्या है। वही गुफ्तगू आप हर वक्त सुन रहे होते हो। तो मुझे तो बड़ा डर लगता सलमान साहब कि अगर ये लेवल है तो फिर तो बाकी सबका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठंड काफ़ी हो गया है नो। अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM ईऑन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्सवेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ ईऑन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिज़ाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिज़ाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिज़ाइन किया था राइट हियर एट ईऑन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, लिंगोट पावर को डेवलप किया था,
और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सही, गुड बॉय। अब आते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में कॉन्टेक्स्ट बताया ये सारी खबरों में इंशाल्लाह अप्लाई करेगा। खान साहब की बहनें हर मंगल के मुताबिक जब मुलाकात होती है जेल जाते हैं। उनको पता है मुलाकात नहीं करवाई जाएगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को 2-3 खदशात हैं। एक कि इमरान खान साहब जो उभरती हुई पॉलिसी है सुहेल अफरीदी की, उसके अंदर मज़ीद कोई आप समझें तकवीयत या पावर ना भर दें। दूसरा, कोई बड़े एहतजाज की कॉल ना दे दें। तीसरा, कोई ऐसी सियासी बात अंदर से ना कर दें जो बाहर आके इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को मुश्किल लगे हज़म करना। ये वजह, और कोई वजह नहीं। ऐसी कोई वजह ही नहीं है और जिसकी वजह से नहीं मिल देते। तो वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं। उस धरने पे जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर है। इस चीज़ का गिला शिकवा अब PTI के प्रो एंकर्स भी कर रहे हैं। इस चीज़ का गिला शिकवा PTI के वर्कर्स भी सोशल मीडिया पे करते हैं। इस चीज़ का गिला शिकवा महमूद खान अचकज़ई साहब भी कर चुके हैं। ये क्यों है? क्योंकि एक ये सोच पाई जाती है कि इसका हासिल हसूल कुछ नहीं है, कि इस एहतजाज का अडियाला के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात का हासिल कुछ नहीं है। ये इंतहाई एक मेरे ख्याल से बेवकूफ़ाना और झूठ पे मबनी बात है। रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग ये एफर्ट और रिस्क करना नहीं चाहते। देखें, सुहेल अफरीदी साहब पंजाब आए, गैल्वनाइज़ किया, कराची गए, सिंध में फिरे, गैल्वनाइज़ किया, तो ये धरना भी उसी सिमत में है। लेकिन क्योंकि एक बुनियादी डर और खौफ PTI के मेंबर्स में है कि अलीमा खान साहिबा एक पॉलिटिकल फिगर उभर के सामने आ रही हैं, तो लिहाजा लागतबाजी होती है। हर सियासी जमात के अंदर छोटी छोटी टोलियां बनी होती हैं। अगर हम नून लीग की बात करें तो एक हमेशा से पता है कि हमजा शहबाज ग्रुप है, एक मरीम नवाज़ ग्रुप है, एक नवाज़ लॉयलिस्ट है, कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। जब जावेद हाशमी साहब जमात में होते थे तो कुछ साउथ के लोग उनके साथ होते थे। तो ये मिनी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी टग ऑफ वॉर आपस में चल रही होती है। किसी भी कंपनी में आप देख लें, आप लोग कहीं जॉब करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं स्कूल में भी ग्रुपिंग होती है, कंपनी में भी, तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो एक जेन्युइन डिमांड जिसके लिए एक पुरअमन एहतजाज ख़वातीन कर रही है, वहाँ पे PTI अपना ज़ोर नहीं लगा रही। और मेरे नज़दीक ये मेरी अपनी दानिस्त है कि यहाँ पे ज़ोर लगाने का एक्चुअल फ़ायदा भी है कि अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी है जो सरकार और डीप स्टेट इस वक्त कर रहा है। बेशक वो जेल मैनुअल कोट करें, लेकिन वो जेल मैनुअल बेमानी हो जाता है। होता क्या है कि आप कानून यूनिफॉर्मली अप्लाई करते हैं। मानी कि अगर आप एक तरफ एक कानून को वायलेट कर रहे हैं, एक बंदे का ट्रायल नहीं होने दे रहे, उसको बिला वजह अंदर रख रहे हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ ये नहीं कह सकते कि अब हम कानून की पासदारी करेंगे ये रूल इंप्लीमेंट करके। या कानून है या नहीं है, वो हम इसमें नहीं मानते कि डिग्री डिग्री होती है, बेशक जाली हो या असली है। डिग्री या असली होती है या डिग्री जाली होती है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। और देखें, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के तहत इतनी कनेक्टेड है कि इंस्टेंटेनियसली चीज़ें हो रही होती हैं। हमारी रियासत और रियासती इदारे अरबों रुपए खर्च करते हैं बाहर प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो सारा फेल हो जाता है इस सिंपल अमल से, जब एक इमेज 3 बड़ी उम्र की ख़वातीन का नज़र आता है कि वो अपने भाई के लिए एहतजाज कर रही हैं। अब इसी सिमत में जब हम आगे खबरें देखते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब जो एक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स लग चुके हैं, एक सीनियर PMLN के, मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट सीनियर PMLN के आप कह सकते हैं सियासतदान हैं। वो कहते हैं कि PTI को अपना इलीगल एजेंडा अबैंडन कर देना चाहिए। अब PTI कौन सा इलीगल एजेंडा है? टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से CM KPK ने ख़त लिखा कि जनाब हमें ब्रीफिंग दी जाए, और कोर कमांडर को तलब दिया कि आप आके हमें ब्रीफिंग दें कि जनाब आप यहाँ क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं। इस पर जनाब शोर मच गया, एक तहलका मच गया। पता नहीं CM KPK ने ऐसी कौन सी चीज़ कर दी थी जो बिल्कुल ही गैर अखलाकी है। वैसे अगर हम असूल को देखें तो CM KP ने गलत किया, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ही जाना चाहिए था। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री की कोई हैसियत नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी कॉमन कि कोर कमांडर्स खुद ब्रीफिंग्स दिया करते हैं, खुद लोगों को तलब करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये प्रैक्टिस चल रही है। तो एक तरफ रिटर्न कानून है और एक तरफ मार्केट में प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस प्रेफर की जाती है। तो उसके मुताबिक कुछ गलत नहीं हुआ। ये उसी तरह है कि पीपल्स पार्टी ने चंद दिन पहले बड़ा शोर मचाया कि प्रेसिडेंट के साइन के बगैर आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। सर,
प्रेसिडेंट ने कौन सा उस पर नहीं साइन करना था, जो आप हैरान और परेशान हो गए, और कौन सा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पाकिस्तान में फॉलो होता है। 27वीं 26वीं तरमीम करने के लिए आपने कौन सी डिबेट कराई थी? आपके अपने लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि जनाब मेरे पास अभी तक पहुंचा ही नहीं है जो तरमीम हम लेके आ रहे हैं उसका कागज़ कि मैं आपको दिखा सकूं। तो पाकिस्तान में रिटर्न कानून और मार्केट प्रैक्टिस में इतना फ़र्क है कि रिटर्न कानून किसी को याद भी नहीं होता। रिटर्न कानून वो चीज़ है जिसको हम अपनी ज़रूरत के तहत सामने ले आते हैं जब हमने कोई हीला बहाना बनाना हो, और अब अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। राना सलाउल्लाह साहब ने साथ ये भी कह दिया कि जनाब पीटीआई तो दहशत गर्दी के मामले को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये पता है कैसी बात है कि एक रेप विक्टिम इंटरेस्टेड ही नहीं है कि जिस बंदे ने रेप कमिट की है उसको कन्विक्ट किया जाए। ये कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा केपीके वर्स्ट अफेक्टेड है टेररिज्म से पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके सियासतदान, उसके ब्यूरोक्रेट, उसके लोग, उसके कारोबारी, उसके बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। वो क्यों नहीं सॉल्व करना चाहेंगे? वो करना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप दहशतगर्दी को उनके खिलाफ एक सियासी बयानिए के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर को रूट आउट करने के लिए एक सोल्यूशन नहीं होता, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। पूरी दुनिया की तारीख में इंसर्जेंसीज, दहशतगर्द तंजीमों को डील करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। अगर एक जमात आपको कहती है कि जो बाय द वे जमात उस सूबे पे हाकिम है जहां ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो वही आपको बताएगी ना जनाब कि यहाँ पे बेहतर तरीका क्या है। अब जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वादी तीर में और खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपया डिस्प्लेस्ड फैमिलीज के लिए अनाउंस किया। ये कुछ भी नहीं है। ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस पैसे को फॉरवर्ड करेगी, लेकिन ये कोई अमाउंट नहीं है वहाँ पे डील करने के लिए। तो जो मौके पे गवर्नमेंट मौजूद है वही आपको बता सकते कि हजूर मेरे ख्याल से ये करें या वहाँ ना करें। तो उनका ये मुतालबा करना मेरे ख्याल से खुशाइन बात है। मैं तो समझता था कि फेडरल गवर्नमेंट फाइनली कहेगी शुक्र है कि पीटीआई गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है टेररिज्म के प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन उन्होंने कहानी ही बदल दी। क्यों? क्योंकि जब पीटीआई ने अपना इंटरेस्ट शो किया, सीएम केपी सुहेल हफीज़ साहब ने इंटरेस्ट शो किया कि जनाब हम आपके साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे सारा बयानिया ख़राब हो गया। क्योंकि वो तो कहते थे कि पीटीआई प्रोटेक्टेड है टीटीपी से। हालांकि ये बात सरातन झूठ है। कोई इंसान, कोई सियासी जमात नहीं प्रोटेक्टेड दहशतगर्दी से। हमारे इदारों ने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, हमारी सियासी जमातों ने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, हमारे लोगों ने सेक्रीफाइसेस दिए हैं मुशर्रफ साहब के वॉर ऑन टेरर के स्टूपिड डिसीजन की वजह से। इसमें कोई शक दो राय नहीं है। इनफैक्ट इसमें शक करना, कहना कि जनाब एएनपी बच गई या पीटीआई बच गई या नून लीग बच गई, ये सब झूठ है। इन सब के नुकसानात हुए और पाकिस्तान की अवाम का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी सियासी फुटबॉल अब राना सनाउल्लाह साहब बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दी को सियासी फुटबॉल बनाती है, दूसरी तरफ उसको वो खुद ही सियासी फुटबॉल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सियासत में प्रिंसिपल्स नहीं होते, असूल। हमारी सियासत में सिर्फ और सिर्फ होता है कि इस वक्त मुझे क्या सूट करता है। इस वक्त मुझे सूट करती है हाइब्रिड रजीम, लिहाजा जो पीएमएलए ने नारे मारे थे पहले, वोट को इज्जत दो, वो सब ख़त्म। जो मरियम नवाज साहिबा ने वर्दी के बारे में बातें की थी, सब ख़त्म। इस वक्त नहीं सूट करता प्रो डेमोक्रेसी का स्टांस पीएमएलए और पीपीपी को, लिहाजा हम डेमोक्रेसी को ही दफना देंगे। नुकसान किसका होता है इस सियासी फुटबॉल सर्कस में? पाकिस्तान की आवाम का। और ये नुकसान अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नोट कर रहे हैं। कैसे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि एक्सपोर्ट इमरजेंसी है मुल्क में। इसका क्या मतलब है? एक्सपोर्ट इमरजेंसी। वाहिद अपने मुल्क को बचाने का तरीका क्या होता है कि आप मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जो डॉलर आता है रेमिटेंस की शक्ल में या एफडीआई की शक्ल में, वो इंक्रीज कर जाए। वो कहते हैं कि 2029 तक हमने $60 बिलियन एक्सपोर्ट तक पहुंचना है। ये डबल दी अमाउंट है। यानी कि आज हम रफली 30, 31, 32, 33 बिलियन आगे पीछे होते हैं। इसको हमने अगले 3 साल में डबल करना है। यानी कि सालाना हमने 33% ग्रोथ लेके आनी है। और इसको करने के लिए जहाँ जहाँ बॉटल नेक बनता है, जहाँ जहाँ टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा, जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, हमने उसको रोकना है। ये सरकार की तरफ से एक अच्छी सोच है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। पूछें क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम आपके फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ये कहते हैं, और ये उन्होंने बुध वाले दिन एडमिट किया बात, कि कुछ फर्म्स हमारा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जो यहाँ पे काम कर रही थी कंपनीज, क्योंकि हाई टैक्सेस और एक्सपेंसिव एनर्जी की वजह से। यानी कि जो मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे कंपनियाँ आई हुई थी, यहाँ पे बिजनेस आए हुए थे, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड एक्सपेंसिव एनर्जी।
उन्होंने कहा ये हमारी इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा लेकिन 20 नए इन्वेस्टर इंक्लूडिंग गूगल, अरामको, वाफी एनर्जी, टर्किश पेट्रोलियम और अदर्स एंटर कर चुके हैं पाकिस्तान की मार्केट को 18 महीने में। लेकिन इन कंपनीज को भी सेम ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हमारी महंगी बिजली का इशू अब इतना बढ़ चुका है कि इसका हमारे पास कोई प्लॉजिबल हल नहीं है। जो हमारे मुल्क में डिस्कोज हैं यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो जबरन फोर्स्ड लोड शेडिंग कर रही हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि जो शॉर्टफॉल एनर्जी की सप्लाई है वो तकरीबन 4000 मेगावाट में पहुंच गई है। सिर्फ 1000 मेगावाट लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी अकेले फेस कर रही है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स को चलाती है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? गैस सप्लाई टू लाहौर बेस्ड पावर प्लांट्स कम कर दी गई है। एक यूनिट साहिवाल कोर पावर प्लांट में बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से जनरेशन कैपेसिटी कम हो गई है और डिस्कोस के पास सवाए पंजाब, सिंध और बाकी सूबों में लोड शेडिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, इसको आप समझिए। जब आपकी नई गवर्नमेंट आई PDM 1 और PDM 2, तब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जाके खुद रीनिगोशिएट की जो बेहुदा प्राइसेस थी PMLN के दौर में बनाई गई एनर्जी पॉलिसी की। आपने वो रीनिगोशिएट तो कर दी, लेकिन उन बिजनेसेस का इंसेंटिव टू ग्रो चला गया। रॉ मटेरियल जो सप्लाई चेन थी इन बिजनेसेस की, चाहे वो कोल की शक्ल में हो, तेल की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, वो तो महंगा हो गया। वहाँ से आपने प्रेशर भी डाल दिया। अवाम को मुश्किल वक्त से बचाने के लिए आपने रेट भी कम कर दिए, लेकिन ये फीजिबल तो नहीं था ना, पावर जनरेशन तो रुक जानी थी। रियलिटी ये थी कि हमने हमेशा इन्वेस्टमेंट की गलत सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, हमने रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी के लिए नहीं किए, हमने क्विक सॉल्यूशंस ढूंढे कि बिजली के कारखाने बेस्ड अपॉन फॉसिल फ्यूल्स लगा दो। हमारे सोलर पार्क्स उस तरह ऑपरेशनल नहीं हुए, हमारे विंड पार्क्स उस तरह सक्सेसफुल नहीं हुए। इसकी वजह से आप इस दलदल में आके फंस गए। और अब इस दलदल से निकलने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। आपको आवाम को नैरेटिव देना होगा कि यार आपको मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना होगा, लेकिन करंट सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम को कोई नैरेटिव दे। आवाम तो उनकी बात सुनना नहीं चाहती। मैंने अभी चंद वीडियोस देखी हैं जो पीछे पीरा है, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो इंक्रोचमेंट ख़त्म करती है, उनके बंदे जो सलूक कर रहे हैं रेडी वालों के साथ, उन्हें मार रहे हैं, उनकी रेडियाँ तोड़ रहे हैं, उनकी रेडियों पर जो सामान है उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो वो लोग झोलियाँ उठा के सरकार को बदवाएँ दे रहे हैं। तो सरकार और आवाम का तो ये रिलेशनशिप है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने 2029 तक 60 बिलियन के टारगेट पे पहुंचना है, वो तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात मान लें तो वो भी कह रहे हैं टैक्सेशन और बिजली बहुत महंगी है। और अगर हम फ्लावर मिल एसोसिएशन की बात माने, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात माने, तो उनके साथ तो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या? ओके, यहाँ पे बहुत सारे दानिश्वर आपको कहेंगे सरकार के अंदर से कि जनाब हम IT एक्सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। IT की एक कमोडिटी क्या होती है जो बड़ी एसेंशियल होती है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द इंटरनेट, एक्सेस टू डिफरेंट टूल्स ऑन द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम एज ए रिटेल सर्वर नहीं compete कर पा रहे विद बांग्लादेश, ताइवान जो छोटे मुल्क हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, तो लिहाजा हम वहाँ भी लूज़ आउट कर रहे होते हैं। और जो हमारी डेपुटेशन को डैमेज हुआ था उस टाइम पे जब सरकार फायरवॉल लगा रही थी इंटरनेट के ऊपर और मान नहीं रही थी हम लगा रहे हैं, बाद में खैर मान लिया था। बार बार वो कहते थे कि मछली ने जी इंटरनेट बंद कर दिया, मछली की तारों ने खा लिए। तो उसकी वजह से हमारा जो फाइवर या और प्लेटफॉर्म से जहाँ हम काम करते थे वहाँ पर हमारी रेपुटेशन डाउनग्रेड होगी। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक और पत्ता खेला। सरकार कुछ दिनों से बहुत धूमधाम मचा रही है कि जनाब हम JF-17 फाइटर जेट्स लोगों को बेच के बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। ये भी एक कहानी है, उसकी मैं को वजह बताता हूँ। आपकी जो सालाना रिमिटेंस आती है वो तकरीबन है कोई $34 बिलियन। ये आपको रिमिटेंस आता है, यानी लोग पैसा बेचते हैं आपको। ये आप जितने मर्जी जहाज़ बेच दें, आपकी फैक्ट्रीज की कैपेसिटी है जहाज़ प्रोड्यूस करने की। सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो आप एक कारखाने हैं जहाज़ बनाने के एयरफोर्स के, उनकी प्रायोरिटी होती है अपनी फ्लीट की मेंटेनेंस और जो हमें इंक्रीज रिक्वायरमेंट है जहाज़ की वो देने की। लेट से आपका सौदा भी हो जाता है किसी मुल्क के साथ फॉर न्यू जेट्स, चाहे वो सूडान के अंदर हो जाता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो जाता है, तो क्या हम कैपेसिटी रखते हैं कि हम इतने नए जहाज़ तैयार कर सकते हैं अपनी नीड्स को भी पूरे करते हुए? दूसरा, हमें स्पेयर पार्ट्स आते हैं रशिया और चाइना से, क्या वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो हमें ये मजीद पार्ट्स प्रोवाइड कर देंगे? फिर तीसरा,
जो हमें डिफरेंशियल आएगा, ज़ाहिरी बात है ये जहाज़ जब आप बनाएंगे, पार्ट्स आप मंगाएंगे तो पैसा मुल्क से बाहर भेजना होगा, ज़ाहिर है चाइना रशिया को पेमेंट करनी होगी, तो हमें डिफरेंस में जो 2-3-4 अरब डॉलर बचेंगे, क्या वो इतनी बड़ी अमाउंट है कि हमारी इकॉनमी मेजर शिफ्ट आ जाएगा? प्रॉब्ली नॉट। रियलिटी कुछ ऐसी है कि जो हमारे सौदे अभी हो भी रहे हैं जहाज़ों के लिए, वो मोस्ट ऑफली पेमेंट एडजस्टमेंट में होंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यूएई ने कहा कि जनाब फौजी ग्रुप के आप हमें शेयर्स देते हैं हमारे पैसों के बस। सऊदी अरेबिया जहाज़ लेगा तो अपना लोन एडजस्ट करवाएगा, और जो जहाज़ आप सूडान को भी बेचेंगे तो उसके अंदर भी डील कौन करवा रहा है? सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया अपने मज़ीद पैसे एडजस्ट करवाएगा। तो न्यू कैपिटल का इनफ्लो हमें पाकिस्तान में उस तरह नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा ओवरऑल भी सिचुएशन अगर हम देखें तो खासी कमज़ोर और खस्ता है। पॉलिटिकल सिचुएशन एक तरफ रखें, इकोनॉमिक सिचुएशन एक तरफ रखें, जो ओवरऑल दुनिया में सिचुएशन बनती जा रही है वो इंतहाई खौफनाक है। क्यों? क्योंकि ऑल रीज़न एंड सेंस हैज़ फिनिश्ड। हम बिल्कुल एक इरेशनल सफ़ियर में चले गए। और आपने मेरी शुरू वाली बात याद रखनी जो हमने स्टार्ट में की थी कि जनाब बेसिकली हम एक दूसरे को इंसान नहीं समझते, इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करता, वो दुश्मन है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अब एहतजाज हो रहा है ईरान में, एहतजाज ट्रिगर हुआ, हमने पूरी तफसीलन वीडियो बनाई संडे को, आप देख भी सकते हैं, लगी हुई है। क्यों एहतजाज हो रहा है? इन्फ्लेशन हुई हुई, सीरीज ऑफ एहतजाजात है। सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है अमेरिका और इसराइल को। इन दो मुल्कों के किरदार पिछले गज़ा के मामले में आपने देख ही लिए, इनके किरदार यूक्रेन के मामले में भी देख लिए, इनके किरदार आपने वेनेजुएला के मामले में भी देख लिए। तो दो बदतरीन मुल्क जो दागो दाग हैं बच्चों के खून के साथ, औरतों के खून के साथ, वो कह रहे हैं ईरान गलतकार है। अब आप रिपोर्टिंग का अंदाज देखें, यूएस बेस्ड जो ग्रुप्स हैं, राइट्स के ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं 1850 से 2000 लोग वहाँ पे शहीद हो गए। मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल वहाँ क्या कह रहे हैं? 20,000 लोग शहीद हो गए। मतलब कि जर्नलिज्म है ही नहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो। रियलिटी ये है कि जो एहतजाजात की हमें फ़ोटोज़, तस्वीरें, वीडियोज़ नज़र आई थी मुखालफिन की तरफ से, यानी कि रियासत के जो खामिनी है उसके मुखालफिन से, तो वो भी खासी बड़े थे। लेकिन जब लोग हक में निकल गए रियासत के लिए तो तब पासा सारा पलट गया। तब नज़र आया कि यार यहाँ तो लाखों लोग हैं सपोर्टर खामनी के। अब इस सिचुएशन के अंदर ट्रंप सरकार अपने भी पार तोल रही है। ज़ाहिर है इजराइल की ईमा पे वो ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो क्या तरगीब दे रहे हैं? एक मुल्क का सिटिंग प्रेसिडेंट एक और मुल्क के बारे में क्या कह रहा है? ईरानियन पेट्रियट्स यानी कि ईरान के नेशनलिस्ट लोग, आप एहतजाज करते रहें और अपने इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में ले लें, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन। यानी कि वो सिविल वॉर को तरगीब दिला रहे हैं। आप कोई भी सिविल अनरेस्ट जो सिविल वॉर की तरफ जाए, जिस तरफ ट्रंप साहब ले जाना चाह रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट अच्छा बता दें तो मैं आपका गुनहगार, आपके सामने बुरा ही होता है। आपने पूरा अरब स्प्रिंग्स का फिनोमेनन देखा, जब दुनिया ने कहा कि जनाब अब यहाँ जमहूरियत आ गई, तो वहाँ पे क्या हो रहा है। आपने देखा कि अमेरिका फ्रीडम लेके आया अफगानिस्तान को, उसका हाल देख लें। फ्रीडम लेके आया इराक को, उसका हाल देख लें। तो ईरान भी ये एक्सपेरिमेंट बन रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम सारी मीटिंग्स ईरानियन ऑफिशियल से कैंसिल कर रहे हैं जब तक कि वो सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स ना करें। ये उन्होंने बयान कब दिया? जब तेहरान ने अनाउंस किया कि जनाब हम फांसी देंगे उन लोगों को जो रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और बाकायदा प्रोटेस्टर्स को कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कई एविडेंसेस सामने रखे जहाँ पर उन्होंने कहा जनाब ये देखें, ये लोग प्रोटेस्टर्स नहीं है लेकिन ये फ्री प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, ये ना लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं। तो उस सारी कन्फ्यूजन की सिचुएशन में ट्रंप साहब बैठे अमेरिका से ये लतीफ़ा खेल रहे हैं। क्यों? उनको ईरान के करोड़ों लोगों की जान की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। और इसराइल क्या तरकीब दे रहा है उन्हें? इसराइल उन्हें ये कह रहा है कि सर अभी आप रुकें, अभी वहाँ चूल्हा और गर्म होगा। यानी कि इसराइल अमेरिका को कह रहा है कि यहाँ पे ईरान में चूल्हा और गर्म होगा, और जैसे ही चूल्हा गर्म होगा फिर आप बमबारी ऊपर शुरू कर दीजिएगा। यानी कि पहले इन लोगों को आपस में लड़ने दो, एक दूसरे का कत्ल करने दो, रियासत को वीक करने दो, फौज में डिस्कॉर्ड पैदा करने दो, और फिर ऊपर से हम हमला करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ये सिचुएशन बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा। नहीं, पाकिस्तान ने अभी तक ये बयान नहीं दिया कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ये नहीं होने देंगे, जो ये साजिशें इस मुल्क के अंदर हो रही है उसको हम रोकेंगे। हम बिल्कुल चुप बैठे भाई, जो कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान के अंदर होगा। हमने ये आपको ईरान इसराइल जंग में भी कहा था कि अगर खामिनी जाता है और एक प्रो अमेरिका प्रो इसराइल गवर्नमेंट ईरान पे आती है तो इसराइल और अमेरिका आपके बॉर्डर पे पहुंच गए। हमें तकलीफ होती है जब अफगानिस्तानी गवर्नमेंट जाके इंडिया से मुआहदे करती है, लेकिन इसराइल अगर आके ईरान में बैठ जाए तो हमें तब तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह माफ़ करे,
बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को डील करते हुए हमारे मुजाहिद शहीद होते हैं, यानी कि हमारे फौजी शहीद होते हैं, हमारे सिविलियन शहीद होते हैं उस टेररिज्म के नासूर को ख़त्म करने के लिए। तो आप तसव्वुर करें कि अगर ईरान में इसराइल आ जाए, इस वक्त खामनी की गवर्नमेंट बचना खामनी और ईरान के इंटरेस्ट में भी, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि यहाँ पे मज़ीद इंस्टेबिलिटी ना हो। आप इमेजिन करें, एक तरफ इंडिया है, जानी दुश्मन, पागल मोदी, उसको कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या करे, जिन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को पाकिस्तान में शहीद किया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जहाँ पे वॉरलॉर्ड्स की गवर्नमेंट चल रही है, ये रियासत ही बताती है हमें, हम तो वहाँ गए नहीं, और वो कंटिन्यूसली यहाँ दहशतगर्दी फैलाते हैं। ओके, फिर ईरान जहाँ पे इसराइल और अमरीका आके बैठ गया, हजूर हम कहाँ जाएंगे? तो हम इंतहाई नॉन सीरियस हैं। ईरान का यूएन एम्बेसडर ने डोनाल्ड ट्रंप को अक्यूज़ किया यूएन में जाकर, जनाब कि ये आप क्या पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन एक मुल्क में और वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं। उन्होंने ख़त लिखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके बावजूद ट्रंप क्या कह रहा है प्रोटेस्टर्स को, आप उन लोगों के नाम याद रखें जो आपको कत्ल कर रहे हैं और अब्यूज़ करें, ताकि बाद में उनको जस्टिस को लाया जा सके। कौन सी जस्टिस? जैसे सदाम हुसैन को दी थी, जैसे मोहम्मद कदाफ़ी को दी थी। हिलरी क्लिंटन कज़्ज़ाब, जब उसको खबर मिली कि मोहम्मद कदाफ़ी के साथ क्या हुआ है, कि भरे मजमे ने उसको कैसे शहीद किया है, जैसे कत्ल किया है, तो वो हंसना शुरू होगी। तो बेसिक जो हमने पहली बात की थी वो क्या थी कि यार ओवरऑल इंसान का इंसान को प्यार करना ही फिनिश हो गया है। और ये सारे लोग जो इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, हम इन बड़े लोगों के लिए कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं होती। वहाँ पे एक बादशाह का बेटा अमेरिका में बैठ के उसका नाम लेते हुए मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ुबान पलीत हो जाएगी। वो बैठ के लोगों को तरगीब दे रहा है कि तुम इस रियासत को गिराओ ताकि मैं वापस आ सकूं, ताकि तुम वही हरकतें कर सको जो तुम्हारा बाप करता था, कि अयाशी के अड्डे कायम करो, लोगों का खून पसीने का पैसा लो और ख़ुद अमीर हो जाओ। ये रियलिटी है। अब मसला ये है कि हम ईरान वाले मामले पे इतना कुछ बोलना नहीं चाहते। हालांकि जर्मन चांसलर ये बोल रहा है कि ईरान रजीम के आखिरी दिन चल रहे हैं। जर्मन चांसलर की क्या हैसियत है वो ये बात करे, अगर मुस्लिम रियासतें एक होकर आवाज़ उठाएं। सऊदी अरेबिया ने बहरहाल फिर भी कोशिश की है, उन्होंने फिर भी कोशिश की है। जो MBS का रोल सामने आ रहा है वो थोड़ा सा इस मामले में बेहतर है, इख्तलाफात हमारों के बावजूद। चलें, ये तो अमेरिका और इसराइल जारियत करें ना मुसलमानों पे, जो वैसी घटिया है। दुनिया की नज़र में मुसलमान एक घटिया लोग होते हैं, लेकिन अमेरिका का जानवरपन अब बाकी गोरों के लिए भी बराबर हो गया, क्योंकि अमेरिका खुल के सामने आ गया कि वो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री के वर्स्ट सुपर पावर है। इसमें कोई शक दो राय नहीं रहती। ग्रीनलैंड और डेनमार्क अब यूनाइट हो गए हैं अगेंस्ट अमेरिका, ताकि जब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की जाएं वाइट हाउस में ओवर ग्रीनलैंड वाली बातें, तो वो इकट्ठे होकर जाएं। ग्रीनलैंड का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम डेनमार्क को चूज़ करते हैं रादर देन हम अमेरिका की साइड लें। लेकिन होगा इसमें क्या, अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका बिल्कुल नंगी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, वो चाहे टैरिफ की शक्ल में हो जो इंतहाई नुकसानदेह होती है अवाम उन्नास के लिए, वो चाहे जंग की शक्ल में हो, वरना किडनैपिंग की ऑप्शन तो मौजूद ही है। इधर मैं एक और निशानदेही भी करना चाहूँगा कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो 100 से ज़ायद बच्चे शहीद कर दिए गए हैं गज़ा में। ये मेरी नहीं, अल जज़ीरा की नहीं, किसी लोकल ट्रांसमिशन की नहीं, किसी NGO की नहीं, ये डायरेक्ट UN की खबर है। वही UN जिसको ट्रंप कुछ नहीं समझता, जब वो कहता है मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मैं ही लॉ हूँ। 165 बच्चे आउट ऑफ 442 टोटल कैजुअल्टीज इसमें थे। नवंबर के अंदर, यानी कि जो नवंबर गुजरा है, उसमें गज़ा से बताया गया था कि 70,000 से ज़ायद लोग इस ड्यूरेशन में शहीद कर दिए गए। 70,000, कैन यू इमेजिन? ये 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाए ना तो लगता है पूरा पंडाल भर गया। 70,000 लोग शहीद हो गए। तो अमेरिका इस वक्त हमें दर्स दे रहा है कि ईरान में क्या होना चाहिए। होता क्या है कि जो लोग जालिम हुक्मरान होते हैं, जब वो ईमान मोरालिटी का दर्स देते हैं तो बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि सर आप किस तरह ये बात कर रहे हैं। और रियलिटी ये है कि इस वक्त दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, मेजॉरिटी की बात करूँ, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल नंगी जहरियत पे आ गई।
नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इनहेरेंटली स्टूपिड क्यों है? हमने एक तफरीक बना दी कि एक चीज़ है पाकिस्तानी, एक चीज़ है इंडियन, एक चीज़ है बांग्लादेशी, एक चीज़ है अफगानिस्तानी, एक चीज़ है ईरानी, एक चीज़ है इराकी। ये जो हमने लाइनें बना दी इसके अंदर मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ लोग रहते हैं। चाहे आप अमेरिका की मिसाल उठा कर देख लें, कोई एक किस्म का शख्स तो नहीं रहता ना। मसलन हम इस दफ्तर में देखें तो मैं राजपूत हूँ, माइक के सामने, कैमरे माइक के सामने बैठा हूँ, कैमरे के पीछे सलमान पठान है, वो बैठा है, और वो पीछे सोफे पे एक और राजपूत बैठा है। लेकिन मैं नॉर्थ पंजाब से हूँ, सलमान के ब्रॉटअप सारी ज़िंदगी लाहौर का है, वो पीछे हमारा साउथ पंजाब का लड़का बैठा हुआ है साथ। तो तीनों की सेंसिबिलिटीज़, लाइक्स डिसलाइक्स उसके मुताबिक शेडेड है। हम सब मिलके पाकिस्तान में शामिल होते हैं। लेकिन हमने ये नेशन स्टेट एक्सेप्शनलिज्म बना के लोगों को ऐसे पाथ पे डाल दिया कि लोगों को ये भी नहीं पता हम शहादतें क्यों दे रहे हैं। क्या हम इस टोटे के लिए शहादत दे रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसकी बाउंड्रीज थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री चेंज होती रही हैं? अमेरिका का भी यही हाल है। हम लोग शहादतें इस वक्त किस लिए दे रहे हैं? ताकि ताकतवर लोगों की ताकत कायम रहे। जी, हमारा शुगर कार्टेल एक जमात में जाता है, फिर दूसरी जमात में जाता है, फिर तीसरी जमात में जाता है, जो इक़्तिदार में उसके साथ होते हैं। यानी कि अमेरिका में ब्लैक रॉक, वैनगार्ड हमेशा जो गवर्नमेंट में उसके साथ हैं, क्यों? पैसे कमाने, ताकत अपनी कायम रखनी। पाकिस्तान में भी ऐसे है, इंडिया में भी ऐसे है, अफगानिस्तान में भी ऐसे हो रहा है, ईरान में भी ऐसे हो रहा है। तो ये मोरालिटी का लेक्चर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम लोग आपके लिए दुआ करते हैं। पूरे दुनिया के इंसानों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें हदायत दे, सिरात मुस्तकीम पर रखे, उनको इस्लाम की तरफ कायल करे जो सही मायने में इस्लाम है। और दुआ कीजिए कि हमारे हुक्मरान और दुनिया के मुल्कों के हुक्मरानों के दिलों में राई के दाने के बराबर रहम आ जाए अपनी अवाम के लिए, और वो ये जहारियत का रास्ता छोड़ दें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।